हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रायंगल्स से रिलेटेड क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो ये एक ट्रायंगल हमने बनाया, इसका हम नाम देते हैं ABC। और इस ट्रायंगल में आप देखो यहाँ पर कुछ साइड्स हैं AB, BC और CA, ये सब साइड्स कहलाते हैं। तो हम लिखेंगे साइड्स, हमारा हो जाएगा AB, BC एंड देन AC, ये सब साइड्स हो गए। सेम वे इस ट्रायंगल में कुछ एंगल्स भी है, एंगल B, एंगल A, एंगल C, मतलब एक ट्रायंगल में एंगल्स भी होते हैं। दैट इज एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। उसी तरीके से किसी भी ट्रायंगल में आप देख सकते हो कि यहाँ पर वर्टेक्स होता है, मतलब ये जो पॉइंटेड एज है ना, दैट इज वर्टिसेस A, B एंड C। तो ये हमारा एक ट्रायंगल का पैरामीटर्स है, दैट इज साइड्स, एंगल्स एंड वर्टिसेस। तो इसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं ट्रायंगल से रिलेटेड। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, लाइक हमने एक ट्रायंगल कंसिडर किया ABC, तो अगर इस ट्रायंगल में AB, BC एंड AC, अगर ये तीनों साइड अनइक्वल हो, मतलब हमने इक्वल्स टू लेके काट दिया, मतलब दे आर नॉट इक्वल, तो ये इम्प्लाई करता है, ये प्रॉपर्टी बोलता है, दिस इम्प्लाइज कि ना एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये एंगल्स भी अनइक्वल होगा। डैट मीन्स ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी था कि इफ़ साइड्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ, कि अगर साइड्स का लेंथ इक्वल नहीं है तो डैट मीन्स कि उसके एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे। और सेकंड जो है हमारा वो इसी का कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब होता है वाइस वर्सा, मतलब ठीक उल्टा। वो कहता है प्रॉपर्टी कि डैट मीन्स कि अगर एंगल्स इक्वल नहीं होगा तो दिस इम्प्लाइज कि उसके साइड्स AB, BC और AC, ये तीनों साइड्स भी इक्वल नहीं होंगे। मतलब यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये जो साइड्स है ये कहीं ना कहीं एंगल से जुड़ा हुआ है। अगर साइड्स इक्वल नहीं होता है तो एंगल्स भी इक्वल नहीं होते हैं, एंगल्स इक्वल नहीं होता है तो साइड्स भी इक्वल नहीं होते हैं। फिर हमें कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर किसी ट्रायंगल में अगर साइड्स, मतलब ये ट्रायंगल में अगर कोई भी दो साइड इक्वल हो जाए, फॉर एग्जांपल इफ़ AB इज़ इक्वल्स टू BC, हम मान के चल रहे हैं कि साइड AB अगर BC के इक्वल है तो AB के अपोजिट वाला एंगल, मतलब ये C, और BC के अपोजिट वाला एंगल मतलब एंगल A, तो एंगल C एंगल A के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर साइड्स इक्वल है तो देयर अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। जैसे और भी एग्जांपल है, अगर AC इज़ इक्वल्स टू BC मान लें तो AC का अपोजिट एंगल एंगल B और BC का अपोजिट एंगल A, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा आप खुद से लिख लेना। हमने AB BC ले लिया, AC BC ले लिया, अब आप तीसरा पेयर खोजो क्या हो सकता है। हमारा तीसरा पेयर AB AC होगा। तो अगर AB AC के इक्वल हो जाएगा तो AB का अपोजिट एंगल C और AC का अपोजिट एंगल B, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। हम लिख ही देते हैं AB इज इक्वल्स टू AC, दिस इम्प्लाइज एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल B। ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी था। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में, अगर किसी ट्रायंगल में अगर सारे साइड्स इक्वल हो जाए, इफ़ वी कंसिडर एंगल साइड AB इज इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC, अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ये इम्प्लाई करता है कि तीनों एंगल्स भी इक्वल हैं। डैट मीन्स एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये तीनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, ये एंगल्स भी खुद में इक्वल हो जाएंगे। सो आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गया। एक बार हम रिकॉल कर देते हैं। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ा
कि अगर किसी ट्रायंगल्स में साइड्स का लेंथ अनइक्वल है तो फिर उसके एंगल्स भी अनइक्वल होते हैं। अगर एंगल्स अनइक्वल है तो साइड्स भी अनइक्वल होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर उसके किसी भी ट्रायंगल का अगर कोई भी दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। सेम वे अगर किसी ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं कि उसके सारे साइड्स इक्वल हैं तो अगर सारे साइड्स इक्वल हैं तो उसके सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अब हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे। हमारा बेसिक टर्म में पहला टर्म है मीडियन। तो आप समझो पहले कि मीडियन क्या होता है। सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है, तो किसी भी ट्रायंगल में हमने कंसिडर किया ट्रायंगल्स का नाम हम दे देते हैं ए बी सी। तो अगर ये ट्रायंगल है तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक वर्टेक्स से हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे, हम एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे कि वो अपोजिट वाले साइड को डिवाइड कर दे इक्वल हाफ में, या फिर बोल सकते हैं कि वो अपोजिट वाले साइड को बाइसेक्ट कर दे। तो लाइक ऐसा लग रहा है ना कि BC का मिड पॉइंट समवट यहाँ है। तो अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें और अगर ये लाइन BC को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है तो दैट मीन्स ये जो लाइन है इसका नाम हम दे देते हैं AD। ये एक इस ट्रायंगल का मीडियन है एंड दिस मीडियन इज थ्रू दी वर्टेक्स A। सेम वे हम B से भी एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। समवट AC का मिड पॉइंट यहाँ है तो फिर ये यहाँ पे आके टच करेगा, बोल सकते हैं ये हमारा मीडियन है नेक्स्ट, जिसका नाम BE हमने रखा। और नेक्स्ट मीडियन C के थ्रू जो AB को बीचों बीच डिवाइड करे, दैट मीन्स कुछ इधर। सो ये हमारा हमने इस ट्रायंगल में तीन मीडियंस को ड्रॉ किया। दिस इज CF। सो दिस AD BE एंड CF, ये तीन इस ट्रायंगल के मीडियंस है। तो एक ट्रायंगल में कितने मीडियंस बन सकते हैं? ऑब्वियसली 3 ही मीडियंस बन सकते हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं। नाउ आप देख पा रहे होगे कि ये ट्रायंगल्स में जो हमने मीडियंस को ड्रॉ किया ये किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसी पॉइंट को हम लोग G से डिनोट करते हैं और G होता है सेंट्रॉइड। सो सेंट्रॉइड मीन्स जिस पॉइंट पर ये साइड्स क्या हो रहे हैं, लाइंस क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये सेंट्रॉइड एक्चुअली हर मीडियंस को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। आप देख पा रहे हो ना कि एक साइड है और हमने बीच में एक पॉइंट दे दिया, तो कुछ हिस्सा ये कुछ हिस्सा ये, तो इस दोनों हिस्से का रेशियो क्या? तो इसका रेशियो होता है 2:1। मतलब जो साइड, जो पार्ट मीडियन का वर्टेक्स के साइड है वो 2 होता है, और जो पार्ट साइड के साइड है उसको 1 बोलते हैं। सेम वे ये भी वर्टेक्स साइड है ना, तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये भी वर्टेक्स साइड है तो ये 2 हो जाएगा और ये हमारा 1 हो जाएगा। तो हमने एक मीडियन को ड्रॉ करके दिखाया, मतलब मीडियंस को ड्रॉ करके दिखाया। 3 मीडियंस हमने ड्रॉ किया ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि मीडियंस बेसिकली क्या होता है, अपोजिट साइड बाइसेक्टर होते हैं, कि वो हमेशा अपोजिट वाले साइड को क्या कर रहा होता है, बाइसेक्ट कर रहा होता है। जो एक्चुअली अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है वर्टेक्स से। यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि AG/GD का रेशियो क्या है, तो इसका रेशियो है 2:1। उसी तरीके से इसका रेशियो क्या हो जाएगा, BG/GE का इसका रेशियो हो जाएगा 2:1। और इसको भी बोल सकते हैं CG/GF, इसका रेशियो हो जाएगा 2:1। तो एक ट्रायंगल में जो मीडियंस है वो हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारा, दैट इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड में बेसिकली कोई एक ट्रायंगल ले लेते हैं पहले तो,
हमने एक ट्रायंगल कंसिडर किया, राइट। अब इस ट्रायंगल में हम ऑब्वियसली इसका नाम देते हैं P Q R, हमने इसका नाम दे दिया। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में हम एल्टीट्यूड्स कैसे ड्रॉ करते हैं? एल्टीट्यूड होता है किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दें, लाइक वाइज कि यहाँ से अगर हम एक लाइन यहाँ ड्रॉ करें तो आपको लग रहा होगा ना कि ये 90 डिग्री बना रहा है इस सरफेस के साथ। यस, अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ऑब्वियसली ये 90 नहीं बना रहा है, क्योंकि ये मोर देन 90 हो जाएगा। दैट मीन्स ये एक एल्टीट्यूड नहीं है, एल्टीट्यूड इसका ऐसे हो जा रहा है। सेम वे अगर आप Q से ड्रॉ करते हो, Q से एक एल्टीट्यूड बनाते हो PR पे, तो वो सरफेस के साथ 90 बनाना चाहिए, तो समवट ये कुछ ऐसा जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट 90 डिग्री बना रहा है, तो ये दूसरा एल्टीट्यूड हो गया। और सेम वे हम अगर यहाँ से एक एल्टीट्यूड बनाएं अपोजिट साइड पर इस R वर्टेक्स से, तो ये भी कुछ ऐसे ही जाएगा। ये आप देख पा रहे होगे 90 है। सो दैट मीन्स कि एल्टीट्यूड्स क्या होता है, जब हम किसी वर्टेक्स से अपोजिट वाले साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मैटर नहीं करता कि वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सिर्फ क्या होना चाहिए, वो अपोजिट साइड को 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर, दैट मीन्स वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। आप नेम दे सकते हो D, E और F, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। सो क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर। तो ये हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया और ये हमारा एल्टीट्यूड्स हो गए। होप इट्स क्लियर। So please pause the video to note it down. So like अब हम लोग इस ट्रायंगल का कुछ कोरोलरीज मीन्स लाइक पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ये एक ट्रायंगल है ABC और इस ट्रायंगल में पहला पॉइंट तो ये आप जानते भी होंगे कि किसी भी ट्रायंगल में एंगल्स का सम, दैट इज़ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री ही होता है। ओके, पहला पॉइंट तो क्लियर है। दूसरा पॉइंट कि अगर किसी ट्रायंगल में अगर हम एक्सटीरियर साइड्स बनाएं, जैसे ये एंगल कहलाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल B, ये कहलाता है एक्सटीरियर एंगल C और ये कहलाता है हमारा एक्सटीरियर एंगल A। तो एक्सटीरियर एंगल EXT लिखता हूँ शॉर्ट में, तो एक्सटीरियर एंगल B जो हो जाएगा वो इस एंगल और इस एंगल का सम होगा। दैट इज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू अपोजिट टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो ये इसका इंटीरियर ये और इसका अपोजिट ये दोनों, दैट इज एंगल A प्लस एंगल C के इक्वल हो जाएगा। सेम वे एक्सटीरियर एंगल C क्या हो जाएगा, इंटीरियर अपोजिट्स के सम के इक्वल, डेट इज एंगल A प्लस एंगल B का सम हो जाएगा। सेम वे एक्सटीरियर एंगल C क्या हो जाएगा, वो तो लिख दिया। एक्सटीरियर एंगल A क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल A हमारा हो जाता है एंगल B प्लस एंगल C, क्योंकि ये इसका इंटीरियर ये और दोनों अपोजिट ये दोनों का सम ये एंगल होगा बाहर वाला। तो ये था हमारा सेकंड कोरोलरी। फिर है लाइक कि किसी ट्रायंगल में, ये हमारा एक ट्रायंगल है, तो किसी भी एक ट्रायंगल में मोर देन 190 नहीं हो सकता। यस ऑब्वियसली अगर हम एक ट्रायंगल में एक एंगल ऑलरेडी 90 बना चुके हैं और अगर हम दूसरा साइड को भी 90 ही बनाएं, लाइक आप यहाँ से देखो, अगर इसको भी हम 90 ही बनाएं तो फिर ये तो दोनों मिलेगा ही नहीं ना। फिर इसको मिलाने के लिए हमको एक तीसरे साइड का ज़रूरत पड़ेगा, फिर तो ये रेक्टेंगल या स्क्वायर बन जाएगा। दैट मीन्स कि किसी एक ट्रायंगल में दो एंगल्स 90 नहीं हो सकते। और किसी एक ट्रायंगल में एक एंगल से ज़्यादा, एक ऑब्ट्यूस एंगल से ज़्यादा भी नहीं हो सकता। जैसे अगर हम एक ट्रायंगल को ऐसे बनाएं, ये मान लेते हैं ना 120 डिग्री है, तो अगर हम थोड़ा सा भी इधर ज़्यादा ले लेते हैं, 90 से 91 भी ले लेते हैं, इनफैक्ट 90 भी नहीं होगा ना, हाँ अगर हम ऐसे ले लेते हैं 120 इधर भी ले लेते हैं,
तो या क्या ये कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसको मिलाने के लिए हमको तीसरे साइड की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर वो चौथे साइड की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर वो एक ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। दैट मीन्स एक ट्रायंगल के पास दो ऑब्ट्यूस एंगल्स, मतलब एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक एंगल तो ऑलरेडी 90 है, तो कोरोलरी कहता है कि फिर बचे हुए दो एंगल्स का सम भी 90 ही होगा। क्यों होगा? चेक करते हैं। आप जानते हो एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम हमने स्टडी किया है 180 होता है। तो एंगल बी है कितना? 90 है, तो एंगल बी 90 लिखा हमने, प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम एंगल ए प्लस एंगल सी को क्या बोल सकते हैं? 180 माइनस 90 आता है ये 90 डिग्री। डैट मीन्स एंगल ए और एंगल सी का सम भी आ गया 90। ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर एक एंगल 90 है तो बचे हुए दोनों एंगल्स का सम भी 90 होगा, तभी टोटल एंगल्स हमारा 180 आएगा ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? और किसी भी ट्रायंगल में एटलीस्ट देख सकते हो, यहाँ भी एग्जांपल है कि कम से कम दो एक्यूट एंगल होते हैं। कोई भी राइट एंगल, कोई भी ट्रायंगल ले लो आप, उसमें दो एंगल्स एक्यूट होंगे, तीसरे भी एक्यूट हो सकते हैं, लेकिन दो एंगल्स को होना ही होना है, कम से कम दो। और एक लास्ट कोरोलरी आप ये समझो कि अगर आपके पास, यहाँ पर हम दो ट्रायंगल्स को रिलेट कर रहे हैं, आपके पास एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल एक और है, राइट। तो इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी, और इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं पी क्यू आर। तो इस दोनों ट्रायंगल में अगर एंगल बी कहता है कि ये क्यू के इक्वल है, और एंगल ए कहता है कि एंगल आर के इक्वल है, ठीक है, एंगल ए एंगल आर के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो तीसरा एंगल होगा ना हमारा, वो भी इक्वल होगा। जैसे हमने कहा था ना बी क्यू के इक्वल है, तो इसको मान लेते हैं ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा। हमने इसको सेम माना, मान लेते हैं ये 40 है, तो ये भी 40 होगा। अब एक ट्रायंगल में दो एंगल्स 60, 40, 100 हो रहा है, तो तीसरा को 80 होना पड़ेगा ना। सेम वे अगर यहाँ भी 60, 40, 100 है, तो तीसरे को कितना होना पड़ेगा? 80 होना पड़ेगा। तो डैट मीन्स ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। सो यहाँ तक हमने सारे कोलरीज, सारे पॉइंट्स को, प्रॉपर्टीज़ को ट्रायंगल से रिलेटेड स्टडी कर लिया। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। लेट अस अंडरस्टैंड कि कॉन्ग्रेंसी क्या होता है। जैसे हमारे पास ट्रायंगल्स है, ओके, हमने दो ट्रायंगल कंसिडर किया। ये ट्रायंगल का नाम है ए बी सी और ये ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। तो कॉन्ग्रेंसी का मतलब होता है सुपर इम्पोज कर देना। जैसे अगर हम अपने एक हाथ पर दूसरा हाथ को प्लेस करते हैं, तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर सारे फिंगर्स एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहे, राइट। एक थंब इस साइड आ रहा है तो दूसरा थंब इस साइड आ रहा है, राइट। सेम वे तो ये दोनों हमारा जो हाथ होता है ना, ये एक दूसरे से देखने में सिमिलर लगते हैं, लेकिन ये कॉन्ग्रेंट नहीं होते। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है सुपर इम्पोज करा देना, ठीक उसके ऊपर वो उसी तरह से फिट हो जाए जो हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर देखना है हमको कि ये जो दो ट्रायंगल है, क्या ये कॉन्ग्रेंट है? कैसे पता चलेगा कि दोनों कॉन्ग्रेंट है? उस कॉन्ग्रेंट को करने के लिए हमको ऑब्वियसली इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रखना पड़ेगा। तो हम हर एक एंगल से इसको उठा के हर तरह से रखने का कोशिश करेंगे, और अगर किसी भी तरह से ये इसके ऊपर ठीक फिट बैठ गया और फिर ये भी उसके ऊपर उस तरह से फिट बैठ जा रहा है, बिना नीचे वाला पार्ट को एक्सपोज में आए, पूरा हाइड कर देता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहा है और ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रेंट है। तो ऐसा कराने के लिए हमको फिर ये बोर्ड को अभी कटिंग करना पड़ेगा,
इस दोनों बोर्ड को ये पूरा काटना पड़ेगा ट्रायंगल को, फिर रख रख के देखेंगे और पता नहीं उसके बाद भी ये सुपर इम्पोज हो या ना हो। तो वैसा तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, उससे बेटर हमारे पास ऑप्शन है, हम इसीलिए मैथ्स में कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन स्टडी करते हैं, दैट इज कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन क्या होता है? पहला कंडीशन होता है हमारा SAS। SAS का मतलब मान लेते हैं हमारे पास दो ट्रायंगल है, अगर कहीं ना कहीं अगर ये AB का लेंथ और PR का लेंथ सेम हो जाए, देन वी हैव AC का लेंथ और QR का लेंथ इक्वल हो जाए, और इन दोनों साइड्स के बीच में होने वाला एंगल, इधर भी वही चीज़, दोनों साइड्स के बीच में होने वाला एंगल अगर सेम हो जाए, तो फिर हम बोल सकते हैं कि यस द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC, और यहाँ क्या लिखेंगे? एंड ट्रायंगल PQR। अब देखो यहाँ पर हमने क्या माना है, हमने कंसिडर किया है कि AB किसके इक्वल है? PR के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, रीज़न क्या लिखा है हमने? गिवन लिखेंगे, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में। सेम वे हम लिख सकते हैं कि साइड AC जो है वो साइड QR के इक्वल है, ये भी हमको क्वेश्चन में गिवन है। और हमारा थर्ड एंगल A बीच वाला और इधर का बीच वाला एंगल R के इक्वल है, ये भी गिवन है। तो अगर ये कंडीशंस मतलब साइड एंगल और साइड सेटिस्फाई हो जाए, तो हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज या देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज congruent to triangle PQR by SAS। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने तो पहले साइड लिखा, फिर साइड लिखा, फिर एंगल लिखा, तो फिर आप SSA क्यों नहीं लिखे, आपने SAS क्यों लिखा? तो ये तो सीक्वेंस हमारे ऊपर है ना, कि कोई बच्चा इसको नीचे लिख देगा, कोई बच्चा इसको बीच में लिख देगा, तब तो हर बच्चे का आंसर डिफरेंट आएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस हर का गड़बड़ाएगा। तो नहीं, हमें अपना पोस्टुलेट्स पर ध्यान देना है। हमारा पोस्टुलेट्स कहलाता है ये SAS, मतलब एक साइड दूसरा साइड और उसके बीच का एंगल्स ही इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा ट्रायंगल्स इस पोस्टुलेट से कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यहाँ पर हमने अपना फर्स्ट कंडीशन को स्टडी कर लिया। तो ये हमारा पहला कंडीशन था, इसलिए हमने इस सबको लिख के आपको दिखा दिया। बाकी सारे में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद से भी मेंशन कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट पोस्टुलेट है और वो पोस्टुलेट का नाम है एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल कहता है इफ़ वी हैव अ ट्रायंगल सपोज हमने इस ट्रायंगल का नाम दे दिया ABC, राइट, और इसका नाम दे दिया PQR। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो लग नहीं रहा है, बट हम बनाने का कोशिश करते हैं। वेट, आई होप अब आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं। सो अगर इस ट्रायंगल में कह दे कि एंगल A एंगल सपोज एंगल R के इक्वल है, और उसी तरह से एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल दे दे, और इन दोनों एंगल्स के बीच वाला साइड को भी इस दोनों के एंगल्स के बीच वाले साइड के इक्वल बता दे, तो फिर हम बोल सकते हैं कि यस द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और आप इस दोनों को एक दूसरे के ऊपर इम्पोज करा सकते हो, इसको थोड़ा बेंड करके रखोगे तो रखा जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो आई होप इट इज़ क्लियर कि एंगल साइड एंगल क्या होता है। एंगल साइड एंगल होने के लिए जो हमारा दो एंगल्स है, जो दो हमारा करस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल्स है, तो साइड भी उन दोनों के बीच में ही आना चाहिए। सेम वे हमारा थर्ड है पोस्टुलेट, जिसको बोलते हैं एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड में क्या होता है, हम आपको फिगर बना के दिखाते हैं। हमने एक ट्रायंगल लिया ABC,
और ये हमने ट्रायंगल लिया PQR। तो अगर एंगल A एंगल P के इक्वल हो जाए, एंगल B एंगल Q के इक्वल हो जाए और उसके नेक्स्ट वाला साइड या तो ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाए, तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है बाई एंगल एंगल साइड। आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ भी दो एंगल है, यहाँ भी दो एंगल है, यहाँ भी एक साइड, यहाँ भी एक साइड, फिर ये दो अलग अलग नाम क्यों? क्योंकि सीक्वेंस मैटर करता है कि यहाँ पर एंगल और फिर साइड है, ओके, और यहाँ पर एंगल और फिर साइड है, लेकिन यहाँ पर एंगल साइड एंगल है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल्स एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रेंट हो रहा है तो वो डिफरेंट मीन है, एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट होगा तो वो डिफरेंट मीन करता है। और एक और नेक्स्ट है हमारा पोस्टुलेट्स, ये कहलाता है साइड साइड साइड। साइड 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 होता है इफ़ यू हैव टू ट्रायंगल्स, आपके पास एक ट्रायंगल है ये और एक और ट्रायंगल है, राइट, इसका नाम है XYZ और ये मान लेते हैं MNO। तो इन दोनों ट्रायंगल में सपोज XY का लेंथ MO के इक्वल हो जाए, YZ का लेंथ MO के इक्वल हो जाए, 3 लाइन ले लेते हैं, सिंगल लाइन ले लेते हैं अब, तो ये इसके इक्वल हो जाए, तो साइड 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 से हम बोल सकते हैं कि यस द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो ये हमने अभी तक पढ़ा साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, फिर साइड साइड साइड, और एक और होता है फिफ्थ हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं राइट हाइपोटेनस साइड। जैसे हमारे पास एक है और ये दूसरा ट्रायंगल है, तो हमने यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर किया है, नाम है ABC, दिख पा रहे होगे ना, और ये PQR। तो इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 और इस ट्रायंगल में भी एंगल 90 के ठीक अपोजिट वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ट्रायंगल्स में हाइपोटेनस हमेशा खुद में इक्वल होना चाहिए, दोनों ट्रायंगल में एक एंगल 90 भी होना चाहिए और कोई एक बचा हुआ साइड, सपोज ये इसके इक्वल हो जाए या फिर ये इसके इक्वल हो जाए या फिर ये इसके इक्वल हो जाए, मतलब किसी तरह से भी दोनों ट्रायंगल में एक एक 90 इक्वल होना चाहिए और एक एक दोनों का हाइपोटेनस सेम होना चाहिए, और फिर बचा हुआ कोई भी दो साइड्स में से कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए तो हम बोल सकते हैं यस द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बाय RHS। सो आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया कि ये पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लिप में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तब तक आप ये सारे पूरे कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन कर लीजिए और अपने माइंड में भी क्लियर कर लीजिए कि पोस्टुलेट्स क्या क्या होते हैं, कितने पोस्टुलेट्स होते हैं, किस में कैसा फिगर्स होता है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो है कि नहीं। और तब तक के लिए आप एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हो एटलीस्ट। थैंक यू।